गांव और शहर के बीचों बीच एक पुरानी सी राशन की दुकान थी। दुकान का मालिक था शंकर। सादा जीवन, साफ दिल और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। एक नेक दिल दुकानदार जो जरूरतमंदों को उधार देने से कभी पीछे नहीं हटता था। उसके साथ था उसका बचपन का दोस्त और सहायक श्याम। अरे बस कर भाई शंकर, अब दुकान बंद कर दे। रात के 11 बज रहे हैं और ये बारिश देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आज प्रलय आएगी। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा होगा। अगर हम अभी नहीं निकले तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा। तेरी माँ घर पर अकेली राह देख रही होगी। हाँ श्याम, बस आज का हिसाब मिला रहा था। अब चल, लालटेन उठा और ताला लगा। बारिश अचानक तेज हो गई थी। बिजली आसमान को चीरती हुई चमक रही थी। शंकर दुकान बंद करके अपने दोस्त श्याम के साथ घर की ओर निकल ही रहा था कि तभी अंधेरे में किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। छप छप छप। कोई स्टेशन की तरफ से भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। कौन है भाई? इतनी रात को कौन दौड़ रहा है? भैया, दुकान मत बंद करो, उस बच्चे को बचा लो, वो मर जाएगा। अरे भाई संभलो, क्या हुआ? कौन मर जाएगा? शंकर भैया, जल्दी चलो, एक औरत रो रही है, उसका बच्चा भूख से तड़प रहा है, थोड़ा राशन दे दो। श्याम ने तुरंत कहा। अरे पागल हो गए हो क्या? इतनी रात को दुकान खोलोगे? ऊपर से ये तूफान, कल सुबह दे देना। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। शंकर ने गहरी सांस ली। श्याम, अगर आज मेरा बच्चा भूखा होता तो क्या मैं सुबह तक इंतजार कर पाता? उसकी आवाज में ऐसी करुणा थी कि श्याम चुप हो गया। तेज बारिश में दोनों वापस दुकान पर लौटे। दुकान का शटर उठाया, राशन निकालकर एक थैले में भरा, फिर स्टेशन की तरफ चल पड़ा। वहां एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी। भैया, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, थोड़ा चावल, थोड़ा आटा दे दो। अगर उसे अभी खाना नहीं मिली तो मैं लुट जाऊंगी बाबूजी, मेरा वंश खत्म हो जाएगा। अरे अम्मा, इतनी रात को, और तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। और सरकारी राशन की दुकान पर क्यों नहीं गए? सरकारी राशन की दुकान बहुत दूर है भैया, और बीच में नदी उफान पर है, कोई रास्ता नहीं बचा। लोगों ने कहा शंकर बाबू की दुकान पर सब मिलता है। बाबूजी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगी, बस थोड़ा राशन दे दो। शंकर ने उस औरत की आंखों में देखा। उसे वहां झूठ नहीं बल्कि एक मां की लाचारी दिखाई दी। शंकर को अपना वो दिन याद आ गया जब पैसे ना होने की वजह से उसकी मां भूख से तड़प तड़प कर अपनी जिंदगी की जंग हार गई थी। शंकर का दिल पिघल गया। बहन, पैसे की चिंता मत करो, पहले बच्चे को खाना खिलाओ। श्याम ने धीरे से उसके कान में कहा। कुछ तो अजीब है, इतनी रात ये स्टेशन पर कहां से आई? और ये औरत मुझे ठीक नहीं लग रही। देख, इसके पैरों में चप्पल तक नहीं है। शंकर ने उसे नजरअंदाज किया। वो राशन निकालकर एक थैले में भरने लगा। भगवान तुम्हारा भला करे बाबूजी, तुम इंसान नहीं देवता हो। मेरे पास देने को पैसे नहीं हैं, बस ये है, ये रख लीजिए। उस औरत ने अपनी कमर में बंधी पोटली से एक पुराना मिट्टी से सना हुआ सोने का कंगन निकाला और शंकर के हाथ पर रख दिया। कंगन बहुत भारी और पुराना लग रहा था। शंकर चौंक गया। नहीं बहन, इसकी जरूरत नहीं, औरत ने धीरे से कहा। नहीं बाबूजी, कर्ज नहीं रखूंगी, ले लो, नहीं तो मुझे शर्म आएगी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था।
बस एक बात याद रखना बाबूजी, वो पुरानी हवेली के पीछे जो कुआं है उसके पास मेरा घर है। अगर कभी उधर आना हो तो सेवा का मौका जरूर देना। पुरानी हवेली? अरे वहां तो कोई नहीं रहता, वहां तो जंगल है। लेकिन शाम की बात पूरी होने से पहले ही वो औरत राशन की पोटली सीने से लगाकर अंधेरे में दौड़ पड़ी। बारिश की तेज बौछार में वो पलक झपकते ही ओझल हो गई। शंकर, तू बहुत भोला है। वो औरत पागल लग रही थी। पुरानी हवेली के पीछे तो शमशान है भाई, वहां कौन रहेगा? शंकर ने उस पुराने कंगन को अपनी जेब में रख लिया। उसे नहीं पता था कि आज रात उसने सिर्फ एक औरत की मदद नहीं की है, बल्कि उसने अनजाने में एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे दी है जो सालों पहले बंद हो चुका था। वो कंगन साधारण नहीं था और ना ही वो औरत साधारण थी। कुछ देर बाद ट्रेन आई और पटरी पर आकर रुक गई। दोनों अपने कोच में जाकर बैठ गए और ट्रेन के खुलने का इंतजार करने लगे। और बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। तभी शंकर के मां का फोन आया। जी माँ। बेटा कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? माँ, मैं अभी ट्रेन में बैठा हूँ। इतनी देर क्यों हो रही है आने में? अरे माँ, फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप आराम करो। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माँ, आप इंतजार मत करो, आप खाना खाकर सो जाओ, मुझे लेट हो जाएगा। मां चाहती थी कि आज वह दुकान पर ही रुक जाए, लेकिन शंकर उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। फोन करते ही मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। शंकर बुदबुदाया, इतनी देर हो चुकी है और ट्रेन अब तक क्यों नहीं चली? तब एक बुजुर्ग आदमी शंकर के पास आया। बेटा कुछ पैसे दे दे। अरे चाचा, आपने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और आप भीख मांग रहे हैं। बेटा जहां जा रहे हो वहां मत जाओ, क्योंकि जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। एक पल के लिए शंकर सन्न रह गया। समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था। आप ये क्या बोल रहे हो? वो जाते जाते बस इतना बोला। फिर किसी सफर में मुलाकात होगी बेटा। उसके जाने के बाद भी उसकी आवाज शंकर के कानों में गूंजती रही। शंकर सोचा शायद वो पागल होगा। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी और जिस कोच में शंकर और श्याम बैठे थे वहां उनके अलावा कोई नहीं था। ट्रेन कभी धीरे तो कभी अचानक तेज चलने लगी, जैसे कोई अनजान ताकत उसे चला रही हो। फिर अचानक वो एक सुनसान जगह पर रुक गई जहां चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। तभी एक बुजुर्ग आया और उसके आते ही ठंडी हवा चलने लगी। कुछ देर बाद ट्रेन चलने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बुजुर्ग इतनी रात में कहां से आए थे, क्योंकि जब ट्रेन बीच जंगल में रुकी थी तभी वो चढ़े थे। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती गई। सच ही कहा है, कभी किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। शंकर ने हिम्मत करके उससे पूछा, वैसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे आप? जी पूछिए, बुरा क्या मानना है इसमें? आप कहां से आ रहे हैं? आपका घर कहां है? मेरा कोई नहीं है और ना ही कोई घर है। माफ करना, मुझे पता नहीं था। माफी क्यों मांग रहे हैं? जो सच था वो मैंने बताया। उसके चेहरे पर जरा भी उदासी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी निडर मुस्कान थी, जिसे देखकर शंकर और श्याम की रूह तक सिहर गई। ट्रेन कभी धीमी तो कभी तेज चलती रही और करीब 1 घंटे बाद अचानक फिर रुक गई। तभी कोच में अनाउंसमेंट गूंजी, कृपया सभी यात्री ध्यान दें, ट्रेन में तकनीकी खराबी के कारण ये ट्रेन आगे नहीं जा पाएगी। हमें खेद है कि आपकी यात्रा में ये बाधा उत्पन्न हुई। ये सुनते ही शंकर और श्याम सन्न रह गए, क्योंकि ट्रेन घने जंगल के बीच खड़ी थी और चारों तरफ बस सन्नाटा और अंधेरा था। अरे शंकर, अब क्या करें हम? इतनी रात में कहां जाएंगे? लगता है हमें सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे ये जंगल बहुत डरावना लग रहा है। मैं तो नहीं रुक सकता सुबह तक। ये भी नहीं पता कि सुबह होते ही ट्रेन खुलेगी या नहीं। काका, मैं भी चलता हूं। तो क्या तुम अब इतनी रात में जंगल के रास्ते घर जाओगे?
और क्या, मैं तो जा रहा हूं। अरे रात के 1 बज रहे हैं, ऊपर से जंगल का रास्ता है। देखो भाई, तुमको डर लग रहा है तो तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी साथ में ही चलता हूं। दोनों ने बिना कुछ सोचे उस अनजान व्यक्ति के साथ जंगल के रास्ते पैदल जाने का फैसला कर लिया। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा था और मौसम भी बिगड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि इतनी रात में निकलना ठीक नहीं होगा। अरे मौसम भी अब खराब हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस खराब मौसम में जाना ठीक रहेगा। तुम्हें हर बात में डर लगता है, तुम रहो यहीं, मैं तो जा रहा हूं। मैं तो चलता हूं, तुम लोगों को चलना है तो चलो, वरना। अच्छा ठीक है, चलो। उस रात उन दोनों ने जो फैसला लिया वो उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि चारों ओर अंधेरा, आसमान में चमकती बिजली, जंगल की रहस्यमयी खामोशी और तेज होती बारिश के बीच दोनों चलते रहे। फिर अचानक वो बुजुर्ग कहीं गायब हो गया। शंकर, वो आदमी कहाँ चला गया? कहीं वो कोई छलावा तो नहीं था और हम किसी छलावे में तो नहीं फंस गए? अरे नहीं श्याम, हो सकता है उनका घर कहीं पास में होगा और वो अपने घर चले गए होंगे। वैसे इतनी तेज बारिश हो रही है, मौसम खराब है, उनका घर जाने की जल्दी होगी, तो उन्होंने हमें बताना जरूरी नहीं समझा होगा। और तुम खामखा छलावा की बातें करते हो रे यार। छलावा वलावा कुछ नहीं होता, चुपचाप मेरे साथ चल। दोनों घबराकर इधर उधर देखे, फिर चलने लगे। शंकर उस कंगन को बार बार पलट कर देख रहा था। उसने कपड़े से कंगन को रगड़कर साफ किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये देख, रात को वो औरत जो कंगन देकर गई, ये कोई मामूली कंगन नहीं है, ये महारानी विक्टोरिया के जमाने का है। आज के जमाने में इसकी कीमत लाखों में होगी। मजाक मत कर, जरूर वो औरत कोई चोर उचक्का होगी, कहीं से चुराया होगा और अंधेरे में तुझे चिपका गई। वैसे वो औरत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। नहीं श्याम, उसकी आंखों में चोरी नहीं मजबूरी थी, और उसने कहा था कि वो पुरानी हवेली के पीछे रहती है। मुझे जाकर देखना है, और ये कंगन अमानत है उसकी, मुझे ये वापस करना होगा। तभी सामने का नजारा देखकर दोनों चौंक गए। उन्हें वो हवेली दिखाई दी। श्याम बोला, अरे हम हवेली के पास कैसे आ गए? ये तो वही हवेली है ना जो औरत ने बताया था। चल भाई चलें। तू नहीं मानेगा ना? चल भाई, मैं भी चलता हूँ। उस तरफ अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। वैसे भी सुना है कि उस पुरानी हवेली के पास अक्सर अजीब आवाजें आती हैं। शंकर और श्याम दोनों उस सुनसान हिस्से की तरफ चल पड़े। कीचड़ भरे रास्तों से होते हुए जब वे पुरानी हवेली के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दोनों के कदम रुक गए। हवेली तो कब की खंडहर बन चुकी थी, छतें गिर चुकी थीं और दीवारों पर बड़े बड़े पेड़ उगाए थे। हम यहाँ क्यों आए हैं शंकर? देख, यहाँ तो परिंदा भी नहीं है, और यहाँ हवा में कैसी अजीब सी गंध है, जैसे मरे हुए फूलों की हो। उसने कहा था हवेली के पीछे वाले कुएं के पास रहती हैं। आओ देखते हैं। वे दोनों झाड़ियों को हटाते हुए हवेली के पीछे पहुंचे। वहां सचमुच एक विशाल सैकड़ों साल पुराना कुआं था, लेकिन वहां कोई घर नहीं था। सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसकी छत लगभग गिर चुकी थी। कोई है अम्मा? अम्मा, एरियो अम्मा। कोई जवाब नहीं आया। अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई। एक लड़का बाहर निकला। कौन है बे? इस वीराने में कौन आया है? मैं शंकर हूँ, शहर में मेरी दुकान है। कल रात बहुत तेज बारिश में आपकी माँ मेरे पास आई थी राशन का सामान लेने, और उन्होंने ये कंगन दिया था। देखिए, सोने का कंगन। श्याम ने वो कंगन लड़के के हाथ में रखा। कंगन छूते ही वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। ये कंगन, ये तो माँ का ही है। तभी उन्हें एक तेज और जानी पहचानी महक आई। वो हैरान होकर हवा में सूंघने लगे। अरे
ये खुशबू कैसी? देसी घी और ताजा सिकी हुई रोटी। सामने का नजारा देखकर शंकर और श्याम सन्न रह गए। जलते चूल्हे के पास एक औरत घूंघट ओढ़े रोटियां सेक रही थी। जलते हुए चूल्हे के पास बैठी होने के बावजूद उस औरत के आसपास की हवा फ्रीजर जैसी ठंडी थी। ये इतनी ठंडक क्यों है रे यहाँ? तभी बच्चे ने मासूमियत से श्याम की तरफ देखा। बाबूजी, माँ को मत डांटो। माँ बहुत दिनों बाद जागी है। वो सो रही थी। सो रही थी? क्या मतलब? हाँ, वो कोने में देखिए। विकास ने अपनी छोटी सी उंगली से झोपड़ी के दूसरे अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। शंकर ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई। रोशनी पड़ते ही शंकर और श्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां जमीन पर एक फटी हुई चटाई पर उस औरत की लाश पड़ी थी। लाश पूरी तरह अकड़ चुकी थी। चेहरा नीला पड़ गया था और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देखकर लग रहा था कि उसे मरे हुए कम से कम 3-4 दिन हो चुके हैं।